हेलो छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो आज हम जो लेकर के आए हैं ये कक्षा 9 की कक्षा 9 में दो हिंदी का पुस्तक है। उसमें से जो क्षितिज है उसका हम पहले अध्याय का क्वेश्चन आंसर लेकर के आए। पहला अध्याय कौन सा है? दो बैलों की कथा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इनके लेखक, तो लेखक कौन है? तो एक जाने माने उपन्यासकार, ठीक है, जिनका लेखन की दुनिया में अच्छा नाम है, मुंशी प्रेमचंद। आप लोग नाम सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। ठीक है, और इसमें दो बैलों की कथा में एक मालिक होता है, बैलों का मालिक, जिसका नाम होता है झूरी। तो वो लोग जो है सो बैलों से किस प्रकार प्रेम करता है, ठीक है, बैल से किस प्रकार उसका प्रेम लगाव रहता है अपने बैलों से। और जब उसका साला लेकर के जाता है तो जब रूखा सूखा चारा डाल देता है तो उस मतलब वहाँ से उसको किस प्रकार नाराज़गी होती है और वो लोग भाग जाते हैं, वहाँ काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। आप लोग आशा है कि आप लोग कहानी तो पढ़ ही चुके होंगे क्योंकि ये सिलेबस में हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम कहानी भी पढ़ा देंगे। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करा देते हैं। तो बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कांजी हाउस में कैदी पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। अब कांजी हाउस क्या होता है? तो वैसे जगह जो पशु किसी दूसरे किसान का अगर चारा या किसी दूसरे किसान का अगर खेती खा जाता है, ठीक है, जो उसके द्वारा लगाया गया फसल खा जाता है तो उसको कांजी हाउस में रखा जाता है। कांजी हाउस एक प्रकार के पशुओं का जेल होता है, ठीक है, कैद करके रखा जाता है। तो क्या करा है कि कांजी हाउस एक प्रकार के पशुओं की जेल थी और उसमें ऐसे आवारा पशुओं को कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर देते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे, और इस कारण से वह हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। ठीक है, समझ गए। दूसरा प्रश्न क्या है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ठीक है, उनके घर में एक जो उसके जब ससुराल जाता है उसके साला का नाम क्या था? गया। तो गया के घर जब आता है तो उसके घर में वो जो रूखा सूखा चारा डाल देता है, तो बैल लोग खाते नहीं है, दोनों बैल खाते नहीं हीरा मोती। तो वो उनके घर में एक छोटी बच्ची होती है, तो वो क्या करती है कि रोटी ला करके खिलाती है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि उसको जो है पशुओं के प्रति या बैलों के प्रति प्रेम क्यों मर गई। तो इसका आंसर क्या है कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। ठीक है, उसकी माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। और इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। क्या था कि अपना मालिक को छोड़ करके वो लोग आया था और ये भी उसको मारता पीटता था, खाना नहीं देता था ठीक से। और गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता पीटता और शाम को रूखा सूखा भूसा डाल देता। ठीक है, और छोटी महसूस कर रही थी बच्ची कि उसकी स्थिति, ठीक है, उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है और उन्हें उनके साथ भी अन्याय होता है। और यह देख कर क्या हुआ कि उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है तीसरा, कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति या विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। ठीक है, तो उदाहरण में क्या है, इसमें देखिए, इसमें बताना है कि कौन कौन सी है। तो अगर बात करें तो इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आया है। कौन कौन सा आया है? तो पहला, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। ठीक है, ये जो हीरा और मोती थे वो अत्यधिक सहनशील थे, तो उनके साथ अत्याचार हुआ था, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, सहनशीलता को ख़त्म कर देते हैं। और आगे क्या दिया हुआ है, बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिया है कि लोग गधा को गधा क्यों कहते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा मेहनती जानवर और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जानवर भी गधा ही होता है। ठीक है, तो और अगर हम लोग को किसी को खराब बताना होता है, किसी को उदाहरण देना होता है कि कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो कहा जाता है कि तुम गधे जैसे हो। ठीक है, तो गधा के इस तरह के बात बोलने के पीछे क्या कारण है कि गधा अत्यधिक सहनशील होता है। ठीक है, इसीलिए उसको मूर्ख समझा जाता है। आगे क्या है कि इसीलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है, और आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। ठीक है, अपने किसी भी तरह की अधिकार अगर हो तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, तो अधिकार जो है बहुत बड़ा मूल्य रखता है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए और समाज में सुखी संपन्न होने को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने चाहिए। ठीक है, समाज में अगर किसी को सुखी संपन्न रहना तो समाज में भी आज़ादी की लड़ाई के लिए योगदान देना चाहिए। ऐसा नहीं खाली मेरा और खाली अपना स्वार्थ के लिए।
चौथा प्रश्न क्या है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ यानी कि मूर्ख प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, मूर्ख नहीं मूर्ख होगा यहाँ पे मूर्ख होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। आगे क्या है उत्तर में कि गधा सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है और यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। यही कह रहे हैं ना, हम अभी पहले भी बताएं कि अगर किसी को हम लोग अगर कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो हम उसको गधा का से संबोधन करते हैं। ठीक है, कह देते हैं कि गधे जैसा है, दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन गधा बहुत बुद्धिमान होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गधा बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है, लेकिन गधा बुद्धिहीन होता नहीं है। चैप्टर में भी अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा गधा बुद्धिहीन नहीं होता है, लेकिन उसमें सहनशीलता अधिक होती है जिसके कारण। और गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, अभी क्या बताया कि गधा जो है उसमें सहनशीलता अधिक होता है तो किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, इसलिए गधा को मूर्ख समझा जाता है। एक चीज लिखा हुआ है और गाय कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर कहा जाए ऋषि मुनि से गधे की तुलना हो रही है कि गुण उतना होता है उसमें, लेकिन गाय का या बैल का या कुत्ता का अगर बात करें तो कभी कभी ये क्रोध करता है, अपने अधिकार के लिए लड़ता है। ठीक है, अगर गाय को जबरदस्ती कहीं खींच के ले जा रहे हैं तो सींग मारने दौड़ता है। ठीक है, बैल भी उसी तरह से सींग मारने दौड़ता है, गाय भी दौड़ती है सींग मारने। अगर कुत्ता को भी जबरदस्ती कहीं या उसके साथ अगर उसके अधिकार के मतलब उसके हिसाब से नहीं कुछ काम होता है, उसके विरुद्ध अगर कोई चलता है तो उस पर भौंकने लगता है, लेकिन गधा ऐसा नहीं है। तो इसकी जो भावना है या इसके गुण हैं वो किस प्रकार से ऋषि मुनियों के प्रति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इन कहानी में अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। कौन कौन सी थी? पहला घटना क्या है कि दोनों एक साथ गाड़ी को में जोते जाते तो यह कोशिश करते कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न होकर अपने कंधे पर हो। जब इन लोग को गाड़ी में जोता जाता था ना या हल में, तो ये लोग क्या करता था प्रयास कि अधिक से अधिक वजन हम उठाएं। ठीक है, और दूसरा को थोड़ा सा आराम मिल जाए। दूसरी घटना क्या है कि गया ने हीरा के नाक में डंडा मारा तो मोती ने से न सहा गया और वह हल रस्सी जुआ जोत सब लेकर भाग पड़ा। इससे हीरा का कष्ट देखा न गया। ठीक है, यानी कि मारा किसको गया? हीरा को, लेकिन गुस्सा किसको आ गया? मोती को। मोती थोड़ा गुस्सैल था। ठीक है, हीरा थोड़ा शांत स्वभाव का था और मोती थोड़ा गुस्सैल था। और वह क्या किया कि हल रस्सी जुआ जोत जितना भी होता है, ठीक है, सब लेकर के, ये सब हल चलाने में उपयोग होता है। ठीक है, हल होता है, रस्सी तो आप लोग जान रहे हैं, जुआ क्या होता है जिसपे दोनों छोर में इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, दोनों छोर में बैल लगाया जाता है, एक बैल को यहाँ एक बैल को यहाँ लगाया जाता है, इसको जुआ कहा जाता है। जोत होता है जो बीच में से करके लगाया जाता है जिसमें हल लगाया जाता है। तो ये सब चीज़, ठीक है, जिसमें बैल लगाया जाता है उसको जोत कहा जाता है, जिसमें बैल को ऐसे करके बांधा जाता है वो जोत होता है। तो ये रस्सी होता है, सबको लेकर के क्या किया? भाग गया। ठीक है, गुस्से में। तो उसमें क्या हुआ, उससे क्या पता चलता है कि दूसरे का जो हीरा का है उसका दर्द सहा नहीं गया मोती से। ठीक है, तीसरा क्या घटना बता रहा है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे थे। यानी हंसी मजाक में, जैसे हम लोग अपने दोस्त के साथ झगड़ा करते हैं मजाक में, उसी तरह से एक दूसरे को ठेल रहे थे। और अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वह पीछे हट गया और उसे दोस्त और क्या हुआ कि उसे दोस्त और दुश्मनी में बदलने की रोक ली। ठीक है, यानी कि उसकी जो दोस्ती है वो अगर मजाक में कभी कभी देखना है दोस्ती में झगड़ा हो जाता है। उसी तरह से क्या हुआ कि यहाँ पे लड़ाई करते करते अचानक से क्या हुआ कि हीरा को क्रोध आ जाता है। ठीक है, मजाक में इसी तरह से सिंह लड़ा रहा था तो हीरा को क्या होता है? क्रोध आ जाता है। तो मोती क्या करता है, उसको दोस्ती को दुश्मनी में ना बदले इसलिए वो अपने पीछे हट जाता है
और लड़ाई को रोक देता है। चौथी घटना क्या बताया गया है कि जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्ण एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। ठीक है, यानी कि जो बड़ा सांड आ जाता है तो क्या करता है, जब हीरा की तरफ वो दौड़ता है तो मोती उसके पेट में मारता है, मोती की तरफ दौड़ता है तो हीरा उसके पेट में सींग लगा देता है। इस तरह से सांड को लोग भगा देते हैं और सांड पर एक चोट मारता हुआ दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता है और आखिर सांड बेदम होकर गिर पड़ा। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से काम करके ये लोग क्या किए, बड़े सांड को हरा दिए। ठीक है, पांचवा क्या बता रहा है घटना, तो पांचवी घटना है कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया और हीरा उसे अकेले विपत्ति में देखकर वापस आ गया और वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। ठीक है, यानी कि जब मटर खाते खाते जब हीरा पकड़ा गया तो उसको विपत्ति में देखकर मोती पकड़ा गया। पकड़ा कौन गया, मोती। लेकिन हीरा जब उसको देखा विपत्ति में, यानी कि उसको पकड़ लिया गया है, तो हीरा जो है भाग कर नहीं, वापस मोती के पास ही चला गया। साथ में बोल, दोनों साथ में ही पकड़े जाएंगे, ऐसा बोला। ठीक है, और छठी घटना क्या है कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली और उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया और पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरे काम पूरा किया और उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। ठीक है, यानी कि पहले दीवार कौन तोड़ रहा था, हीरा। ठीक है, तो हीरा जब दीवार तोड़ा तो उसको सजा के रूप में उसको रस्सी से बांध दिया गया कि बदमाशी ज़्यादा करता है तो उसकी रस्सी से बांध दिया गया। तो बांधने के बाद मोती क्या करता है कि दीवार, जो बचा हुआ दीवार है, वो मोती तोड़ देता है और हीरा के द्वारा जो अधूरा काम हुआ था, जो उसका सोच था कि इसको पूरा हम दीवार तोड़ देंगे, तो अधूरा काम था हीरा के द्वारा किया गया, उसको मोती पूरा कर देता है और उसी के साथ यानी हीरा के साथ मोती भी वहीं बना जाता है, वही भागता नहीं है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे और नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। जैसे कौन कौन सा, त्याग, दया, ममता, सहनशीलता और जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, इसका विपरीत परिस्थिति में यदि नारी में क्रोध जैसा भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि नारी विपरीत कोई ऐसा परिस्थिति आ गया जिसमें गुस्सा आ गया, तब भी क्या हुआ, उसकी गरिमा कम नहीं होती है और न ही उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है और उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। मतलब इस कहानी में यह दिखाने की प्रयास किया है कि जब नारी जाति को देखकर दो जानवर, हीरा और मोती, बैल, ठीक है, जो पशु है, वो जब सम्मान कर रहा है, वो जब सींग नहीं चला रहा है नारी जाति पे कि नहीं सींग नहीं चलाना चाहिए, नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, तो मनुष्य को तो जरूर करनी चाहिए। वही बता रहे हैं, मनुष्यों को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के अपनी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसान का जितना भी काम होता है पशु के बल पर होता है और किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते हैं। ठीक है, किसान ये भी होता है कि अपने पशु को, ठीक है, या गाय, दूध देने वाली गाय हो या हल में चलने वाला बैल हो, अपने पशुओं को क्या करता है, घर का सदस्य मानता है, उसी तरह से प्रेम करता है। और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहता है। ठीक है, एकदम जी तोड़ मेहनत। और झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, अपने बच्चों की तरह लाड़ प्यार स्नेह करता था और तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर
नाम रखे थे हीरा और मोती। ठीक है, कैसे कैसे नाम रखे थे? हीरा और मोती, इतने सुंदर नाम। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस आ गए, उसके थाने पर आकर खड़े हुए, उसका हृदय आनंद से भर गया। थाने क्या होता है? जैसे बाड़ा बनाया जाता है ना जानवर को रखने के लिए, मचान टाइप से। ठीक है, एक खुट्टा वगैरह दे करके मचान टाइप से बनाया जाता है जहाँ जानवर को रखने के लिए, और जहाँ पे जानवर को रखा जाता है, और साथ में यहाँ नाद वगैरह बनाया जाता है, टैंक वगैरह जिसमें जानवर को खाना दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है बाड़ा भी, थाने भी उसी को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के जगह को। तो वहाँ पे जब देखा था हीरा, पहली बार गया के घर से वापस आया भाग करके, तो उसका जो हृदय है वो आनंद से भर गया था देखकर। और गांव भर के बच्चे ने भी बैलों की स्वाभिभक्ति देखकर उनका भी अभिनंदन किया। ठीक है, नहीं, ये बता रहा है अंतिम समय में जब आया, आप लोग जब पढ़े होंगे तो ये अंतिम समय में जब भाग करके आया हर जगह से बच बचा करके। ठीक है, उस समय की बात बता रहा है जब पिछली बार उसका जब वो रस्सी वगैरह तोड़ करके भाग करके आया था, उस समय बच्चे लोग भी साथ में थे। ठीक है, और उनका अभिनंदन किया। देख करके क्या किया? उनका अभिनंदन किया। और इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, मतलब मनुष्य के समान। ठीक है, मनुष्य के समान व्यवहार करते हैं। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसमें थोड़ा कलर करना भूल गए, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कि ये नहीं पूछिएगा डायरेक्ट कि 7 के बाद सर 9 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है, मोती के इस कथन के अवलोक में मैं उसकी विशेषता बताइए। ठीक है, इस कथन में उसकी विशेषता को बताने, क्या विशेषता है? तो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों के जान बच गए, वे सब प्राणी तो आशीर्वाद देंगे। मोती के यह कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी था। ठीक है, परोपकार यानी दूसरे के प्रति उपकार करना। ठीक है, जब 9-10 जेल को तोड़ करके यानी कांजी हाउस को तोड़ करके 9-10 जानवरों को भगा दिए थे, तो उसमें क्या लग रहा था? वो लोग बोल रहे थे कि कम से कम वो लोग तो आशीर्वाद देंगे, हम लोग तो यहीं फंसे हैं लेकिन वो लोग आशीर्वाद देंगे। तो इससे उनके द्वारा किए गए परोपकार के बारे में पता चलता है। और परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है। ठीक है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है। जैसे केवल मन ही मन नहीं, उसको व्यवहारिक रूप से कर भी रहा है, दर्शा भी रहा है। और वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है। ठीक है, कच्ची दीवार जो था उसको तोड़ दिया और क्या किया था? 9-10 प्राणी, 9-10 जानवर को भगा दिया था ताकि उनकी जान बच पाए। मोती सच्चा मित्र भी है। ठीक है, मोती क्या है? सच्चा मित्र है। जब हीरा को बांध दिया गया तो मोती भी वहाँ से नहीं गया। वह कांजी हाउस में हीरा को अकेले छोड़कर नहीं भागा, और वह आशावादी भी है। ठीक है, आशावादी मतलब उसको आशा था, ठीक है, कि ये चीज़ सही हो जाएगा, और उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। यानी कि वो 9-10 प्राणियों की जान बचाए तो ईश्वर उनकी जान जरूर बचाएंगे, उनको विश्वास था ऐसा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है कि आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 टॉपिक दिया हुआ है, 2 बिंदु, और दोनों का आशय स्पष्ट करना है कि अवश्य इनमें कोई एक ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। ठीक है, ये पशुओं के बारे में बोला जा रहा है, जो पशु की चर्चा है कहानी में उसके बारे में। तो आइए इसका आशय स्पष्ट करते हैं, उसके बाद दूसरा का पढ़ेंगे। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। ठीक है, एक दूसरे की जो स्नेह की बातें मतलब लगाव और जुड़ाव की बातें, और एक दूसरे की दर्द को कम करने की बातें सोचते थे। जैसे कि आप लोगों ने कहानी में पढ़ा होगा कि क्या सोचता था कि अधिक वजन, अगर कोई भी काम करे, गाड़ी में चल रहा हो या हल चला रहा हो, तो अधिक वजन मेरे ऊपर है, ऐसा सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें
भी यह शक्ति नहीं है। मनुष्य क्या है कि सबको सब प्राणियों में अपने आप को खुद को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन ये शक्ति उसमें नहीं है और ऐसा सोच मनुष्य का नहीं है, ये कहने का प्रयास किया गया है। दूसरा क्या है कि दूसरा किसका आशय स्पष्ट करना है कि उस एक रोटी से उनके भूख को क्या शांति होती, मतलब क्या शांत होते। एक रोटी जो देती थी बच्ची, उसके भूख उतनी से क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, पेट तो नहीं भरता था लेकिन हृदय भर जाता था, हृदय को भोजन मिल जाता था उस एक रोटी से। तो क्या है, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे और गया ने उनके साथ असमान पूर्ण व्यवहार किया। ठीक है, जैसा मतलब पहले वो व्यवहार होता था वैसा नहीं, और इसीलिए वे क्षुब्ध थे। ठीक है, क्षुब्ध यानी कि भूखा भी थे और असंतुष्ट थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। ठीक है, एक नन्ही बच्ची आती है और उसको एक रोटी ला करके देती है, और उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। ठीक है, एक रोटी से उनका पेट क्या भरता, और सूखा रूखा चारा दिया गया था जो वो लोग खाना पसंद नहीं किए, तो एक रोटी से उनका पेट तो नहीं भरा दोनों का, लेकिन क्या हुआ, उनकी आत्मा तृप्त हो गई, यानी कि आत्मा को शांति मिला। ठीक है, थोड़ा सा प्यार का जो मिला ना, वो उसी वही कह रहा है कि जो थोड़ा सा प्यार मिला बच्ची के द्वारा, प्यार से ला करके दिया गया, उससे आत्मा तृप्त हो गई और उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है कि गया ने हीरा और मोती दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? ठीक है, मतलब क्वेश्चन है ये, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से टिक लगाना है कि गया जो था दोनों बार जो सूखा भूसा दिया, तो ऐसा क्या कारण है, उसके पीछे क्यों? तो गया पराये बैल पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो क्या था कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, क्योंकि वो लोग इसके यहाँ आना नहीं चाहते थे और रास्ते में आते समय भी बहुत परेशान किया, तो इसीलिए इसके व्यवहार से वो लोग दुखी थे। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। तो क्या विचार हो सकता है कि हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं और वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने झूरी के साले यानी गया का विरोध किया, गई नहीं यहाँ गया होगा। ठीक है, गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। ठीक है, सूखी रोटियां नहीं होगा, सूखे चारे खाए तथा डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, जैसे बांध दिया गया था, आप लोग जानते हैं। उसके बाद क्या है कि उन्हें भूखे रहना पड़ा, बंधन में पड़ना पड़ा और भूखे भी रहना पड़ा। और प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। ठीक है, मतलब वो किसी तरह से विरोध अगर नहीं करते तो उनका क्या होता, शोषण अधिक होता और उन्हें गिड़गिड़ा कर मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती। ठीक है, जो मालिक गया उस समय बन गया था, और वे अपने दर्द को व्यक्त भी न कर पाते, परंतु अपने विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब वो विरोध किए तो उससे क्या पता चला कि अब इसका शोषण नहीं किया जा सकता, इसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है, बिना खाना पिए पाना, यानी कि बिना खाना पीना दिए या सूखा चारा दे करके इसे काम नहीं करवाया जा सकता। और मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर दिया। ठीक है, मार तो भले खाया लेकिन काम नहीं किया, तो मालिक के मन में भय उत्पन्न हो गया कि ये लोग काम करने वाले हैं नहीं ऐसे। ठीक है, 12वां क्या है कि क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? ठीक है, ये कहानी को पढ़कर को लगता है कि ये आज़ादी की लड़ाई जो हुई थी उस तरह के कोई संकेत दे रहा है। तो हाँ, हीरा और मोती ने अपनी
परतंत्रता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से वे नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सही और मृत्यु के करीब जाकर बच निकले। ठीक है, यानी कि अलग अलग नाना प्रकार यानी कि अलग अलग प्रकार की, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ सही। परतंत्रता यानी कि दूसरे के अंदर, ठीक है, अपनी स्वतंत्र मतलब जो खुद के अंदर है, जिसमें खुद के मन चलता है। परतंत्र मतलब दूसरे के अंदर है, जो दूसरे के मन चलता है। ठीक है, और मृत्यु के करीब जाकर बचे। आप लोग को कहानी पढ़े होंगे तो पता होगा कि अंत में उसको कसाई लेकर के जा रहा था। ठीक है, और वे अंततः अपने घर वापस आ गए और इसके यही संकेत मिला, इससे यही संकेत मिलता है कि हीरा और मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़कर आ जाते तो वे दोबारा गया का घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है। यानी कि पहली बार जब उसको सूखा चारा मिलता है तो वो लोग काम करने के लिए वहाँ पे मतलब इच्छा नहीं जताते हैं और क्या करते हैं, रस्सी तोड़ करके चले आते हैं वापस झूरी के घर। लेकिन उसको दोबारा वो गया ले जाता है, यानी कि झूरी का जो साला था उसके मालिक का साला दोबारा ले जाता है और उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है। ले तो जाता है, मारता पीटता भी है, ठीक है, और बैलगाड़ी में उसको लगा करके ले जाता है और प्रताड़ित भी करता है और भूखा भी रहना पड़ता है। ठीक है, और वहाँ से भागने पर उन्हें साढ़ रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जब वहाँ से भागता है तो एक बड़ा साढ़ जो है मुसीबत के रूप में आ जाता है उनके सामने और दोनों मिल करके उस मुसीबत का सामना करते हैं और अंत में कांजी हाउस में बंद तथा कसाई के हाथों बिकना तथा उसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना यदि आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करता है। यानी बहुत सारी कठिनाइयों के सहने के बाद भी दोबारा अंततः क्या हुआ, इसकी जीत हुई। तो ये आज़ादी की लड़ाई की ओर किसी तरह से न किसी तरह से संकेत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या है कि बस इतना ही काफ़ी है, फिर भी मैं भी जोर लगाता हूँ, ही और भी क्या। जो ही और भी यहाँ पे दिया है दोनों वाक्यों में। ठीक है, एक में यहाँ पे ही लगा है, ठीक है, इसका कलर चेंज करके दिखाते हैं। एक में जो ये ही लगा है और एक में ये भी लगा है दोनों वाक्यों में। ठीक है, मिटा करके थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एक जो ये ही लगा है, ठीक है, दूसरा ये भी लगा है। तो ये जो दोनों वाक्यों में लगा है तो कह रहा है कि वाक्य में किस बात की ओर जोर देने का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इससे किस बातों पर जोर पड़ रहा है। तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात। और कहानी में से 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस शब्दों को क्या कहा जाता है, निपात कहा जाता है। ये प्रश्न में ही बताया जा रहा है, लेकिन 5 ऐसे शब्द को छाटने का रहा है जिसमें इस तरह के निपात का प्रयोग किया हुआ। तो ही का प्रयोग होने वाले 5 शब्द क्या क्या है। पहला देखिए, दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते थे। और क्या है कि डालते थे और रथ ही बैठते थे। रथ नहीं, साथ हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। साथ ही बैठते थे, साथ में उठते थे, साथ में नाद में मुंह डालते थे और खाना करके साथ में ही बैठते थे। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ही का प्रयोग हुआ है, इसको निपात कहेंगे। ठीक है, आगे दूसरा वाक्य में देखिए, एक ही विजय। देखिए यहाँ पे भी लगा, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जाति में गण्य बना दिया, मतलब गिनने योग्य। संसार की सभ्य जाति में गिनने योग्य बना दिया। एक ही विजय, एक बार जो विजय किया था। तो यहाँ पे ही जो है ये भी निपात है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ही गर्दन पर रहे। जैसे बोझ लेने के बाद जब हो रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गर्दन पे बोझ है। तो यहाँ पे भी ही लगाया गया निपात, यही उनका आधार था। ठीक है, यहाँ पे जो ही लगा है यह के साथ यह होना चाहिए, यही जो यहाँ लगा तो ये भी निपात है। और कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ही लगा है। ये सब क्या है, ही निपात वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं भी निपात वाले शब्द। कौन, भी। तो कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता था। ठीक है, आगे क्या है कि उसके चेहरे पर असंतोष की छाया भी न दिखाई देती थी। आगे क्या है, गधे का एक छोटा भाई और भी है। ये सब शब्दों का प्रयोग हुआ है और सब में भी निपात का प्रयोग हुआ है। और गधे का एक छोटा भाई और भी है, एक मुंह हटाता
तो दूसरा भी हटा लेता, यहाँ पे भी निपात है। आगे क्या है कि कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। ठीक है, ये सभी शब्द ऐसे कैसे हैं जो निपात भी निपात वाले हैं। ये कौन निपात वाले हैं? ये भी निपात वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो ये ही निपात वाले हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ठीक है, तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लिखिए। तो दीवार का गिरना था, दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए भी सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, इसमें किस प्रकार के रचना के आधार पर कौन से वाक्य के भेद हैं? तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें है कि वाक्य के भेद मिश्र वाक्य हैं। कैसे हैं? मिश्र वाक्य हैं। और उपवाक्य क्या है कि अधमरे से पड़े हुए भी जानवर चेत उठे। ठीक है, ये उपवाक्य है। मुख्य वाक्य क्या है कि दीवार के गिरते ही, ठीक है, वो मुख्य वाक्य था। और भेद क्या था? संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा में क्या था कि दूसरा में दिया हुआ है कि सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ठीक है, ये बोला जा रहा है जब कसाई आया था। ठीक है, सहसा मतलब होता है अचानक। तो ये क्या बता रहा है कि ये वाक्य भी मिश्रित वाक्य है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य है। और ये उपवाक्य है कि जिनकी आंखें लाल थी और मुद्र अत्यंत कठोर। ठीक है, मुद्रा अत्यंत कठोर थी। और ये विशेषण उपवाक्य है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति, ये पूरा वाक्य जो है वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? केवल संज्ञा दिख रहा था, लेकिन ये वाक्य कैसा है? विशेषण है, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति किस प्रकार दिख रहा था। ठीक है, तो दिख रहा था कि जिसकी आंखें लाल थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था। तो इसीलिए ये विशेषण उपवाक्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। ठीक है, हीरा ने क्या कहा? हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है और उपवाक्य क्या है? तो इसमें देखिए ग में क्या है कि ये वाक्य भी मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मिश्र वाक्य। और आगे क्या बता रहा है? उपवाक्य है गया के घर से नाहक भागे, और ये भी संज्ञा है। ठीक है, ये भी कैसा उपवाक्य है? संज्ञा है। आगे क्या बता रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं कि इसमें, अच्छा आगे यहीं पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ठीक है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। तो इसमें कौन सा किस प्रकार की वाक्य है? तो ये भी मिश्रित वाक्य बताया जा रहा है। ठीक है, और मिश्रित वाक्य है। और इसमें उपवाक्य क्या है? तो बिकेंगे। ठीक है, आखिरी वाक्य जो है, जो वाक्य को पूरा करने का काम करता है। ठीक है, वाक्य के संपूर्ण अर्थ बताने का काम करता है, दोनों मिल करके। तो उसका अंतिम वाक्य क्या है? उपवाक्य है। और ये किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, यानी कि क्रिया जो काम होगा उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, ये काम की विशेषता बता रहा है। आगे क्या है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। ठीक है, यानी बिना मारे नहीं छोड़ता। तो इसमें क्या है? ये भी मिश्रित वाक्य है। दो वाक्य को मिलने से जो बनता है मिश्रित वाक्य बताया जा रहा है। और उपवाक्य क्या है? तो बेमारे न छोड़ता, जो पूरी अर्थ को कंप्लीट करने का काम कर रहा है। तो उपवाक्य, पहले तो मुख्य वाक्य और ये उपवाक्य का काम कर रहा है कि तो बेमारे न छोड़ता। और ये भी क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, काम होने का बोध हो रहा है, काम होने का बोध हो तो क्रिया कहा जाता है, और उसकी विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है
कि कहानी में जगह जगह मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो एक यहाँ पे मुहावरा जी तोड़ काम करना, इसका मतलब क्या होता है? वाक्य क्या है कि भारतीय श्रमिक जी तोड़ काम करते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत मेहनत करके, ठीक है। तो भारतीय श्रमिक जी तोड़ यानी कि भारत में काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं जी तोड़ मेहनत करते हैं। गम न खाना, तो इसको अगर हम वाक्य में कहें, भारत के मजदूर इतने स्वाभिमानी हैं कि वे गम खा जाते हैं, हाय तौबा नहीं मचाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी तरह का नुकसान होता है तो उसका गम खा जाते हैं। गम खा जाना, गम ना खाना, गम खा जाना है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को सहना, सहनशील बनना। तो गम खा जाते हैं अगर कोई किसी तरह का कोई नुकसान होता है, यानी कि अगर बरसात ज़्यादा हो गई या बाढ़ में बह गया तो ये गम खा जाते हैं भारत के मजदूर, भारत के किसान वर्ग, ठीक है, यहाँ पे मजदूर दिया हुआ है। और हाय तौबा नहीं मचाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी वाक्य इस दुनिया, वाक्य क्या है कि यह दुनिया उसी का सम्मान कर देती है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, यानी कि यह दुनिया उसी को सम्मान करती है, उसी को अधिक मान मिलता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, ठीक है, यानी कि जो आपके प्रतिद्वंदी एकदम कड़ा रूप से आपका प्रतिद्वंदी बन करके उभरे, उसी का सम्मान देती है। दांतों पसीना आना, यानी कि क्या है, क्रिकेट के मैदान से कुत्ते को बाहर खदेड़ने में मालिक को दांतों पसीना आ गया, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, ठीक है। दांत से कभी पसीना आता नहीं है, रियलिटी में दांत से कभी पसीना आता है? नहीं आता, लेकिन दांत से पसीना आ गया मतलब समझिए कितना कठोर काम किया गया है। तो बहुत कठिन काम करना, ठीक है। असाध्य काम करना, मतलब जो आसानी से बिल्कुल ना हो, असाध्य काम करना। कसर उठाना, तो ये क्या है, इसका वाक्य देखिए कि मालिक के कहने पर हम हर काम कर देते हैं, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं उठा रखते, ठीक है, यानी कि कसर उठाना का मतलब क्या है कि किसी प्रकार कोई भी काम करने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, कोई लेकिन किंतु परंतु काम में न लगना, पूरी तरह से काम को कर देना, ठीक है, या किसी भी चीज़ का पूरी तरह से होना, मतलब उसमें कोई त्रुटि न बचना, कसर न उठना, ठीक है, कसर उठना। कसर उठना मतलब त्रुटि बचना, और कसर नहीं उठना वाक्य में प्रयोग किया गया, यानी कि त्रुटि नहीं बचना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि छात्र पुस्तक से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानियाँ नीलकंठ, गिल्लू, गौरा या सोना आदि कहानियाँ पढ़ें और ये कहानियाँ पशु पक्षियों से संबंधित है। तो ये छात्र जो है कक्षा में स्वयं चर्चा करें इस पर पढ़ करके। एक नीलकंठ बहुत अच्छी कहानी है जो पहले कक्षा 8 में रहा करती थी, अब शायद ये बुक से हटा दिया गया। हम लोग जब पढ़ा करते थे तो ये नीलकंठ एक मोर से रिलेटेड है कहानी, और मोर के प्रति मालिक का प्रेम इसमें बताया गया है। तो ये नीलकंठ कहानी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर कहीं आप लोग को मिले तो। महादेवी वर्मा का ये कहानी लिखा गया है और पहले कक्षा 8 में ये कहानी था। तो अत्यंत मतलब अच्छा है, इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जो NCERT या JCERT का कक्षा 7, 8, 9 या 10 की तैयारियां करते हैं, ठीक है। इसी तरह की और भी क्वेश्चन आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।